गुड इवनिंग। आप सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्यूसीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, काफी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और वीडियो अपलोड करने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था, चूंकि यूपी बीएड गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटी आ रही हैं उन सभी में प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बीएड सेकेंड सेमेस्टर में केवल 3 पेपर हुए थे और 2 पेपर आपका था प्रोजेक्ट वर्क। वो मैं बताऊंगा कैसे 200 मार्क्स का ये होगा, जिसमें आपके संभावित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। जितनी मेरे पास जानकारी है मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें कोई भी यदि समस्या होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लाने में दिक्कत इसलिए हो रहा था क्योंकि थोड़ा सेटअप नहीं सही था, थोड़ा लोकेशन नहीं सही था, बट अब धीरे धीरे सभी चीजें सही हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर है वो 3 पेपर आपका हुआ है। दोस्तों, पेपर क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने स्पष्ट आपको थंबनेल के ऊपर दिखा होगा कि परीक्षक द्वारा पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए अभी एक प्रकार का परीक्षा है जो 200 अंक का है। जिस प्रकार से आपने परीक्षाएं दी हैं उसी प्रकार से यह भी एक परीक्षा है जो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं सीधी सी बात। जैसे दोस्तों आपके सामने देख रहे होंगे बोर्ड पे सारी चीजों को मैं लिख चुका हूं, जो डिटेल है। बाकी कुछ चीजों को मेरे पास और नोट्स है बिल्कुल, मैं उससे आपको बता दूंगा क्या चीजें कैसे होंगी। सबसे पहले कहानी ये है कि सबसे पहले अगर आपसे देखा जाए तो आपको इस एग्जाम में अपना प्रवेश पत्र लेके जाना होगा, जिसे एडमिट कार्ड कहते हैं, क्योंकि ये भी एक परीक्षा है। तो एग्जामिनर द्वारा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने बीएड सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से विषय पढ़े। जैसे मान लीजिए तो पूछ दिया जा सकता है पेपर कोड 106 क्या था, या पेपर कोड 107 क्या था, या पेपर कोड 109 ए क्या था, या पेपर कोड 109 बी क्या था। तो दोस्तों, इसमें डरने की बात नहीं है। देखिए, जब आप किसी एग्जामिनर के सामने जाते हैं तो अपना इंस्पिरेशन बनाए रखें, अपने अंदर गंभीरता लाएं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखा हूं कि जब किसी के सामने कुछ प्रश्न बोलते हैं तो अपने आप को घबरा जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप एक शिक्षक बन रहे हैं, आप एक प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपको आ रहा सटीक बताएं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जामिनर द्वारा ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेपर कोड 106 क्या था। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं पेपर कोड 106 विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व था, जिसको इंग्लिश में स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कहते हैं। ये तो सिंपल सी क्वेश्चन होगी। अगर देखा जाए तो 107 क्या था, तो शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, जिसे हम असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग कहते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, क्योंकि ये पेपर तो पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट इन दोनों में डाउट है। अगर आपसे एग्जामिनर या परीक्षक पूछते हैं कि पेपर कोड 109 ए क्या था या 109 बी क्या था, या क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से घुमाते हैं कि आपने सेकेंड सेमेस्टर में ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट लिया था या कोई आपका ऑप्शनल विषय था, तो आप कहेंगे हाँ जी सर, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट 109 था या 109 बी था, या ए था या तो बी था। अगर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप उसका व्याख्या कर देंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट 109 ए होगा तो उसका नाम है समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आपका जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है 109 बी है तो आप कह सकते हैं निर्देशन एवं परामर्श के मूल तत्व, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो दोस्तों, ये तो रहा सिंपल क्वेश्चन, चूंकि इनका तो पेपर हो चुका है। बट मान लीजिए जनरल नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि मानो क्या इसके पहले सेकंड सेमेस्टर आपने पढ़ा है, क्योंकि बहुत से बीएड के विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कभी क्लास नहीं कर पाते या जो किसी कारणवश से वो नहीं चीजें कर पाते, तो उनके लिए ये जानना बहुत मुश्किल है। जो क्लास रेगुलर करते हैं उनके तो जहन में बस गया, आप जानते हैं कि दिमाग में कैसे बस जाता है। अब बात आती है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका है क्या, ये आपको जानना पड़ेगा। दोस्तों, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका है 108 ए, 108 बी, 108 सी और 108 डी। 4 सेक्शन में बटा हुआ ये पार्ट है जो 200 अंक का होने वाला है। अब इसमें कहानी क्या होगा, विश्वविद्यालय से परीक्षक आएंगे और आपके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जहां भी हो सके संभव हो परीक्षक पूछेंगे प्रश्न। जैसे पहला 108 ए क्या है। दोस्तों, 108 ए की कहानी समझते हैं। इसको 108 ए क्या है ये पूछ सकते हैं, 108 ए क्या है, या आपका 108 ए का नाम क्या है। दोस्तों, इसका नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। अब यहाँ होता है पाठ पढ़ना और प्रतिबिंब करना। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, पारदर्शिता, ठीक है। तो ये इंग्लिश में थोड़ा चीजें हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको 2 कोई कहानी लिखना था, कोई भी 2 कहानी। तो चूंकि जो मैं लिखा हूं मैं आपको बता दे रहा हूं, 2 कहानी लिखना, 2 नाटक थे इसमें। क्या थे, पहले पुस्तक का नाम था आपका बंटी, जिसकी लेखिका थी मन्नू भंडारी। ध्यान से समझिएगा।
पहला था आपका पुस्तक आपका बंटी, इसकी लेखिका थी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का दोस्तों जन्म 3 अप्रैल 1931 को हुआ था मध्य प्रदेश के भावपुरा में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी बंटी कहानी की लेखिका क्या है, या साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है उनका जन्म कब हुआ था। तो 3 अप्रैल 1931 के मध्य प्रदेश के भावपुरा नामक स्थान पे हुआ था। दोस्तों दूसरा जो मैंने कहानी लिखा है वो है दीवान स्वप्न। इसके जो राइटर हैं वो है गिज्जू भाई वदे, और दोस्तों इनका जन्म 15/8/1885 के गुजरात में हुआ था। इनका जो भाषा था वो गुजराती था। तो ये दोनों कहानी जो मैं लिखा हूं 108 ए है आपका कहानी, यानी कि आपका है जैसे शांति निकेतन भी आप उसको कई लोग लिखे होंगे, जो आप कहानी नाटक लिखे हैं उनके लेखक और उनका जन्म तिथि और उस कहानी का सारांश क्या है उसको तो मैं अभी संक्षिप्त में चर्चा कर दूंगा कि आपका बंटी का क्या है, जो दिवा स्वप्न क्या है, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए आप उस कहानी को जान लेंगे। जैसे इसमें आपके बंटी में थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं। आपके बंटी में एक शिक्षा मनोविज्ञान की बात की गई है। जैसे एक लड़का होता है जिनके माता पिता दोनों उससे अलग हो जाते हैं, अपने बच्चे का केयर नहीं करते हैं, वो अपनी अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। यानी उस कहानी को रूपांतरित किया गया इसमें कि बच्चा काफी परेशान रहता है, वो अपनी माँ के पास रहना चाहता है। उनकी माँ पिता आपस में तलाक ले लेते हैं, जो कि उनके पिता होते हैं वो एक नौकरानी से अपनी शादी कर लेते हैं तलाक के बाद, और जो उनकी माता होती हैं वो एक डॉक्टर से शादी कर लेती हैं, जो कि मतलब कि इस तरह से पूरी कहानी दी गई है। आप इसका सारांश निकाल लेंगे, कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि इसमें बच्चे के भावना के साथ खेला गया है, भावनात्मक खिलवाड़ हुआ है, और इस कहानी का मतलब ये निकलता है कि इस कहानी में सिर्फ यही बताने का उद्देश्य किया गया है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए माता पिता अपने बच्चे को त्याग कर देते हैं और बिल्कुल उसकी लाइफ की कोई चिंता नहीं करते, उसकी खुशी की कोई मोल नहीं होती उनके जीवन में। यही चीजें बताई गई हैं आपका बंटी में, ठीक है। बाकी आप डिटेल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अगला है आपका सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। थोड़ा ये समझने वाली चीज है सूक्ष्म शिक्षण, जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना पड़ेगा और इसका वीडियो हम अलग से भी बना देंगे आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग क्या होता है, क्योंकि इसके जो कौशल होते हैं, जो घटक होते हैं, आपको विस्तार समझाना पड़ेगा। इसमें मैं मेन चीजें आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूक्ष्म शिक्षण इसे माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण एवं पाठ्य योजना। मतलब इसका मतलब होगा माइक्रो टीचिंग, यानी किस प्रकार से आप पाठ्य योजना बनाएंगे, किस प्रकार से माइक्रो टीचिंग करेंगे, ये चीजें इससे बताई जाती है। क्योंकि आप प्रशिक्षण कर रहे हैं, आप आने वाले समय में एक अध्यापक बनेंगे, तो आप बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करेंगे वो चीजें इसमें आपको बताई जाएंगी। क्योंकि आपको पाठ्य योजना ही नहीं बनाने आ रहा और आपको मतलब कि पढ़ाने नहीं आ रहा, तो फिर प्रशिक्षण का क्या मतलब। ये तो वही वाली हाल हो गई ना कि आता कुछ नहीं, आप पूरे गांव में ढोल बजाए। एक मुझे याद आ रहा है कोई लड़का हमसे कमेंट किया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे कहीं का था, तो वो मैसेज किए थे कि सर एक्चुअली ये स्कूल में जो प्रैक्टिकल फाइल लेते वक्त पैसा लगा था, फिर जमा करते वक्त पैसा क्यों लग रहा है। तो मैंने सिंपल सा उसको एग्जांपल दिया। मैंने कहा बेटा जैसे एक होती क्या है कहानी, जब किसी का शादी लगता है तो मुंह दिखाई का रस्म होता है, आप जानते होंगे ना, जिससे हम एंगेजमेंट कह सकते हैं या मुंह दिखाई जो भी होता है, उसमें पहले पैसा दिया जाता है, फिर विदाई के समय पैसा दिया जाता है। उसी तरह से हमारा ये है, मतलब पहले फाइल लेंगे तभी पैसा देंगे, अगर जमा करेंगे तभी पैसा देंगे। सर आपको कहानी समझ में आ गई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार से है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न क्या बनाएगा, आपका प्रश्न इसमें बना सकता है 108 ए में एग्जामिनर कि ये बताइए कि पढ़ना और पढ़ाना प्रतिबिंबित करना मतलब क्या है। तो दोस्तों इसमें कहानी नाटक के बारे में बताया गया है, जिसमें 2 नाटक के रूपांतरित किए गए, 2 नाटक का चित्रण किया गया है। जिसमें पहला था आपका बंटी, जिसकी लेखिका थी मन्नू भंडारी, ठीक है। पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों उनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 को। कहां हुआ था, मध्य प्रदेश के भावपुरा गांव। उस कहानी से आपको क्या उद्देश्य मिला, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं यह कहानी शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है और इस कहानी से हमें सिर्फ यही उद्देश्य मिलता है कि किसी भी छोटे बच्चे को जो अबोध है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसे माँ बाप का प्यार चाहिए, जो कि इस कहानी में बताया गया है। उस बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। अब इस कहानी में क्या नाम था, ये चीजें अगर लेके चलेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो एक अलग से वीडियो हम ला देंगे कि आपका बंटी और मन्नू भंडारी, आपका बंटी और साथ ही साथ जो दिवा स्वप्न है, इसमें क्या क्या कहानी है मैं आपको बता दूंगा अगले 10 मिनट वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
तो दोस्तों ये हुई कहानी, और इसमें मतलब वही बच्चे की भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगला दीवार स्वप्न। दीवार स्वप्न के जो लेखक कौन है, तो गिरजू भाई बदेख हैं, और इनका जन्म 15/8/1885 के गुजरात, यानी गुजराती का जो भाषा था, इसमें मतलब इस चीजें आप कहानी पूरा पढ़ लेंगे, इसमें आपको कहानी मिल जाएगा। दोस्तों ये रहा 108 ए का जो आपसे एग्जाम में पूछे, बिना हिचक के आप आराम से जवाब दे सकती है। देखिए कभी भी आप सामने वाले को ना ये मत समझ के चलिए कि वो मतलब कि बहुत ज्ञानी हम नहीं बता पाएंगे, अगर ये मान के चलेंगे तो फिर आप एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, आई एम श्योर, गारंटी है। तो कम से कम इस पे थोड़ा सा ना आप अमल करिए कि करना क्या है। 108 बी सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये माइक्रो टीचिंग, यहां से आपके ज्यादा प्रश्न बनेंगे। ज्यादा प्रश्न क्यों बनेंगे, माइक्रो टीचिंग। दोस्तों कहानी इस प्रकार से है कि माइक्रो टीचिंग का मतलब हुआ इसी के लिए प्रशिक्षण आप कर रहे हैं। आपने क्या माइक्रो टीचिंग में सीखा, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, कितने लोग बैठे होते हैं, माइक्रो टीचिंग कब आया, किसने लाया, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैं बात करूं कि माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण। दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का जो उत्पत्ति हुआ वो सन 1961 में हुआ। कब हुआ दोस्तों, सन 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की उत्पत्ति हुई। चलिए तो कहानी हो गई, उत्पत्ति हो चुकी। अब सूक्ष्म शिक्षण का नामांकन कब किया गया, आखिर इसकी उत्पत्ति तो हो गई, बट इसका नामांकन कब किया गया, तो दोस्तों इसका नामांकन किया गया 1963 में। किसमें किया गया, 1963 में। जैसे उत्पत्ति क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई घर में बच्चा जन्म लेता है, तुरंत उसका नाम रखते नहीं, तो उसका मान लीजिए जन्म हो चुका, अब कुछ समय बाद उसका नाम सोच के रखा जाता है। तो दोस्तों इसको नाम को रखने में यहाँ 2 वर्ष का समय लगा था। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का समय लगा था। इसका नामांकन करने में 2 वर्ष के बाद नामांकन किया गया। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये चीजें जो हुई वो कैसे हुई, तो इसके जो जनक थे दोस्तों वो थे एचिसन, ब्रूस, एलन व रेमान, 4 लोगों ने। दोस्तों ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में जो स्थित है, यहीं पर ये लोग कार्यरत थे। ठीक है, मतलब ये लोग क्या थे, इसके जनक माने थे। जनक मतलब फादर, ठीक है, अंग्रेजी क्या कहते हैं, फादर। तो कौन कौन है, ये नाम याद होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग की उत्पत्ति कब हुई, 1961 में। माइक्रो टीचिंग का नामांकन कब हुआ, 1963 में। माइक्रो टीचिंग को किसने मतलब कि उसके पिता कौन से, जनक कौन है, तो दोस्तों एचिसन, ब्रूस, एलन व रेमान, ये कौन थे, कहां कार्यरत थे, तो दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अमेरिका में जो स्थित है, यहीं पर लोग क्या थे, कार्यरत थे। तो ये चीजें होंगी। अब अगर अगला प्रश्न पूछता है कि भारत में क्या हुआ, तो दोस्तों मैं थोड़ा आपको बता दूं, सूक्ष्म शिक्षा को भारत में लाने के लिए सन 1968 में, क्या सन 1968 में 2 शिक्षा शास्त्रियों ने, इनका एक का नाम क्या था, 1968 में भारत में आया था, एक का नाम क्या था, डॉक्टर बी के पासी, और दूसरे का कृष्णा तिवारी। क्या नाम था, कृष्ण तिवारी। तो दोस्तों ये 2 जो शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने भारत में 1968 में लाया। अब भारत में आ तो गया, ठीक है, 2 लोगों ने लाया, 2 शिक्षा शास्त्रियों ने, डॉक्टर बी के पासी और कृष्णा तिवारी। अब कहानी इसके बाद बनेगा, वास्तव में प्रचलित कब हुआ, तो दोस्तों सन 1975 में सूक्ष्म शिक्षा प्रोजेक्ट, देखिए लिखा गया कि भारत में लागू हुआ 1975 में माइक्रो टीचिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 1975 में माइक्रो टीचिंग प्रोजेक्ट लागू हो गया। तो ये प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जा सकते हैं। फिर साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण किनके बीच किया जाता है। दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 बच्चों के बीच में किया जाता है। ये भी प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। यानी सूक्ष्म शिक्षण में कितने लोग होने चाहिए, तो कम से कम 5 से 10 बच्चों के बीच में होने चाहिए सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में। तो अगर इतनी कहानी आपको समझ में आ गई हो तो हम कहानी को आगे लेके चले। साथ ही साथ मैं बता दूं, सूक्ष्म शिक्षण में 6 सोपान होते हैं। कितने, 6 सोपान होते हैं। तो 6 सोपान में आपको बता दूं कौन कौन है। देखिए, पहला है सैंपट कौशल। क्या होता है, सैंपट कौशल। दूसरा है पुनर्वनन कौशल। तीसरा है प्रस्तावना कौशल। चौथा क्या है आपका, प्रश्नीकरण कौशल। और 5वां क्या है आपका, दृष्टांत कौशल। और 5वां दोस्तों आपका क्या है, उद्दीपन कौशल। यानी कि सबसे पहले कंडीशन क्या है, यहाँ पे सैंपट कौशल, पुनर्वनन कौशल, और उसके बाद पुनर्वनन के बाद क्या था, प्रस्तावना कौशल, प्रश्नीकरण, दृष्टांत कौशल और उद्दीपन कौशल। तो इसके कितने सोपान होते हैं, 6। कितने सोपान होते हैं, 6। माइक्रो टीचिंग के 6 सोपान होते हैं। 6 सोपान में एक चीज मैं आपको बता दूं, टाइम लिमिटिंग क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले होता है कि पाठ योजना बनाना। पाठ योजना बनाने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता। आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछते हैं कि पाठ योजना बनाने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है। दोस्तों पाठ योजना बनाने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें नो टाइम लिमिट होता है। और ये कहां से बनाया जाता है दोस्तों, पाठ योजना हमेशा घर से बनाया जाता है। किस प्रकार का हमको लेसन प्लानिंग करना है, कैसे हमको अपना परफॉर्म देना है, किस प्रकार से हमको माइक्रो टीचिंग करनी है, ये कहानी समझेंगे। दूसरा होता है दोस्तों शिक्षण। शिक्षण जो होता है वो होता है आपका 6 मिनट का। क्या होता है, 6 मिनट का। उसके क्या होता है, प्रतिपुष्टि, ये भी 6 मिनट का। जो मैं पढ़ाया मतलब कि जो मैं टीचिंग दी
प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, मतलब 6 मिनट का जो होता है टीचिंग और फिर प्रतिपुष्टि। अगला दोस्तों आपका आता है वो क्या आपका पुनः पाठ योजना का निर्माण करना, फिर से पाठ योजना का निर्माण करना, ये होता है 12 मिनट का। कितने का होता है? 12 मिनट का। अब ये बताऊंगा कैसे डिवाइड हुआ है। उसके बाद आपका क्या है तो पुनः शिक्षण पुनः प्रस्तुति। अब इसकी कहानी को समझना दोस्तों, इसका जो बटा हुआ है किस रूप में बटा हुआ है दोस्तों, इसका जो रूप है वो मैं आपको बता दूं 6 6 12 6 6। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पांच बात हुई 5 मिनट की, तो ये दोस्तों क्या होगा 6 6 6 6 12 दोस्तों होता है टोटल 36 मिनट का। यानी माइक्रो टीचिंग कुल कितने समय के 36 मिनट की टाइम होती है, जिसको बांटा कैसे गया है 6 6 12 6 6। तो दोस्तों पाठ योजना घर पे बनाया जाता है, उसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता है और उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका पाठ योजना के बाद आपका क्या आता है तो उसके बाद जो आपका शिक्षण आता है, फिर प्रतिपुष्टि आता है, फिर आपका होता है पुनः पाठ योजना बनाना, फिर से आपका क्या होता है पुनः शिक्षण करना, फिर से क्या होता है पुनः प्रतिपुष्टि करना। तो ये चीजें आपकी हुई घटक, तो ये माइक्रो टीचिंग में रखा गया है। बाकी अगर माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे तो चूंकि मेरा कॉमर्स है, मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, जिसको आवश्यकता हो तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं 108C क्या है दोस्तों। 108C ये होता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को समझना। दोस्तों स्वयं को समझने का मतलब इसमें योगा की बात हुई है, ठीक है। देखिए योगा कई तरह से मैं लिखा हूं, क्योंकि अब ज्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, योगा के बारे में से पूछा जाएगा। योगा क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, हमारे शरीर स्वस्थ तभी रहेगी हम योगा करेंगे। अब अक्सर देखते हैं टीवी चैनल पे बाबा रामदेव योगा करते रहते हैं, ठीक है। योग गुरु कहा गया उनको। अब तो विश्व योग दिवस हो गया, हर यूनिवर्सिटीज में योगा का जो कोर्स लॉन्चेस हो गए। तो योगा एक महत्वपूर्ण इकाई बन गई हमारी दैनिक जीवन की। अगर आप नित्य प्रतिदिन योगा करते हैं तो आप रोगों से दूर रहेंगे, आप कोई रोग ग्रसित नहीं कर सकता। तमाम तरह के योगा होते हैं, धनुषासन होता है, प्रशासन होता है, तमाम तरह के होते हैं। तो वो चीजें मैं आपको योगा का कहेंगे, उसका वीडियो हम अलग से दे देंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 108C के अंदर क्या है दोस्तों, योगा है। इसमें स्वयं को समझना, अपने आप को समझना ही होता है, ठीक है। तो इसमें योगा की चर्चा की गई है और योगा के बारे में हमने लिखा है कि योगा क्या होता है, योगा से क्या लाभ है, योगा कितने अंग होते हैं, सभी चीजों को विस्तार से बताएंगे। अब दोस्तों आता है 8वां 108D। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है, यहां से प्रश्न ज्यादा एग्जाम उठा सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न होता है दोस्तों कि इसका जो नाम है पेपर का, ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक इन एजुकेशन। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों शिक्षा में नाटक कला और संगीत, ठीक है। इतनी कहानी समझ गए। मतलब पेपर का नाम है ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक इन एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा में नाटक कला और संगीत। आपको अच्छी तरह पता होगा पहले के लोग क्या क्या करते, तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, आपका क्षेत्रीय जो आपके उत्तर प्रदेश का लोग जो क्या ड्रामा वगैरह है वो क्या है, तो दोस्तों बताते हैं यूपी का चैता कजरी बिरहा 12 मासा, उसके बाद बिहार का चैता कजरी सम। तो चूंकि यूपी का ही आप देख लेंगे, चूंकि यूपी में रहते हैं, बाकी कई राज्यों के अलग होते हैं, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, अलग अलग जगह का अलग अलग चीजें होती हैं, जिसमें मैं कुछ लिस्ट रखा हूं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें इसमें रखी गई है कि जो सोहर होता है दोस्तों यूपी, आप अक्सर एक गाना सुने होंगे जुग जुग जिया ललनवा, हाँ भवनवा के भाग जागल बा। तो दोस्तों ये पहले के लोग मतलब सोहर गाते थे कब, जब किसी के घर कोई बच्चा जन्म लेता था, खुशियों का माहौल होता था, तो गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर गांव में ढोल नगाड़ों के साथ दोस्तों इस सोहर को गाती थी और वहां पर खुशियों का माहौल लगता था, एक अलग एक एनर्जेटिक था, ऊर्जा था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो देसी कला संस्कृति थी वो लुप्त हो रही धीरे धीरे। यहाँ पे अब देखिए डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, या किसी भी बर्थडे पार्टी में तमाम तरह के अश्लील गाना चलता है। तो यहाँ पे क्षेत्रीय संगीत में ही बताया गया है कि वर्तमान समय में तमाम तरह के गाना चलते हैं, अश्लील गाना जिनको नहीं चलना चाहिए, समाज में एक भ्रामक चीजों को फैला रहे हैं, मतलब कि गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन कहते ना अपना क्या होगा, लोग आपको क्या कहते हैं कहने दीजिए, लोग आपको क्या कहते हैं कहने दीजिए, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है दोस्तों, एक दिन वक्त सबका आता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं जो करने दीजिए। बट मैं ये आपको बता दूं, अभी देखिए एक प्रचलित है बर्थडे, हर जगह तमाम तरह की चीजें मनाई जा रही है। मुझे तो याद आ रहा कि जब मैं इंटर पास कर लिया तो मुझे याद आया कि बर्थडे भी कुछ होता, बाकी इसके पहले बड़े बड़े लोग जानते थे, बट अब तो छोटे लोग भी बर्थडे मनाना सही बात है, क्योंकि खुशियों का त्योहार होता है तो मनाएं। बट जो धीरे धीरे ये कला संस्कृति हमारी खत्म होती जा रही है, जो ये सोहर कजरी वगैरह चलता था, बिरहा चैता, ये सब धीरे धीरे क्या हुआ, सावना वगैरह, जैसे भी सावन है तो
इसमें पहले क्या होता था, लोग झूला डालते थे, झूला झूलते थे, सावन का गीत गाते थे। अभी क्या हुआ है, बस जल चढ़ा दे रहे हैं बाबा जी के ऊपर और जो सॉन्ग लगा दे रहे हैं, स्टेटस लग जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें, हाँ, कर्पूर गौरम कर रहा अवतारम वाला मतलब कि रिंगटोन लग जा रहा है बस दिखाने के लिए, हाँ हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसमें कबीरदास ने कहा था कि अगर मान लीजिए आप पत्थर पूजते हैं और आपको हरि मिल जा रहे हैं, अक्सर उनका एक दोहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले, अगर पत्थर पूजने से ही हरि मिल जाते हैं तो मैं पूज लूं हिमालय पहाड़ या पहाड़। अगर आपको छोटा सा पत्थर पूजने से भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज ले रहा हूं, तो उसमें दिक्कत क्या होगी, सर भगवान तुरंत हमको मिल जाए। तो कृपया आप अपने कर्म पे विश्वास करिए, लोगों के मन में क्या आपके लिए फीलिंग्स है उसको मत देखिए, अपने कर्म पर अपने कर्तव्य पे रहिए। तो दोस्तों ये रहा आपका ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक इन एजुकेशन। इसमें शिक्षा में नाटक, कला और संगीत के बारे में व्याख्या की गई है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कहानी लिखे होंगे। सोहर कजरी चेता जो चीजें थी दोस्तों, ये सोहर जो है कृष्ण भगवान कि जन्म के उपरांत मथुरा में लोगों ने गाया था और उस समय मतलब कि तमाम तरह की जो पुरानी चीजें थी वो गाया जाता था। गांव के लोग इकट्ठा होते थे, महिलाएं एक पास होती थी, तमाम तरह की संगीतें चलती थी। लेकिन धीरे धीरे बदलते समय ने यानी 2G 3G 4G और प्रेजेंट टाइम में 5G का जो जनरेशन स्टार्ट होने वाला है, धीरे धीरे ये सब चीजें लुप्त हो रही है भारतीय संस्कृति कला और हम लोग का जो मॉडर्निज्म बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो भी चीजें मैंने आपको बताया, यदि आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में स्पेशल जानना हो या आपका बंटी शांति निकेतन दिवा सत्र किसी के बारे में जानना हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं, उसका वीडियो मैं अलग से लाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।